हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी आपकी हो गई होगी NICL AO मेंस के लिए। एंड आज जो है मॉक टेस्ट नंबर 10 हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का। एंड दिस इज योर लास्ट मॉक टेस्ट। अगर प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं आपने तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट आपकी ऐड कर दी है। ठीक है, सो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन है, गूगल ने प्लान किया है टू इन्वेस्ट $6 बिलियन टू सेट अप अ 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन विच इंडियन सिटी। तो गूगल ने प्लान किया है कि ये 1 गीगावाट डेटा सेंटर जो है सेटअप करेंगे इंडिया के विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में जो है ये आपका डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा 1 गीगावाट का। एंड इस चीज के लिए $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पे कही गई है गूगल द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या बनेगा कि एक तो इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उस पर भी इस क्वेश्चन बन सकता है, या कैपेसिटी कितनी है, या फिर कौन से सिटी में आपका डेटा सेंटर सेटअप हो रहा है। क्लियर है। अब ये जो डेटा सेंटर है, ये जो बेसिकली डेटा सेंटर के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी कितनी है, $6 बिलियन है। पहला डेटा सेंटर ये आपका होगा इंडिया में एंड लार्जेस्ट है। अगर हम बात करें एशिया की तो ये लार्जेस्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड साइज। ठीक है, नाउ अब इस $6 बिलियन में से भी $2 बिलियन आपका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे खर्च किया जाएगा। इसके लिए एलोकेशन यहाँ पे की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द RBI's डायरेक्टिव इशूड इन अप्रैल 2025, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ATMs दैट मस्ट डिस्पेंस 100 or 200 denomination notes from at least one cassette by the 31st March 2026। तो रिसेंटली RBI ने यहाँ पे जो है डायरेक्शन दी है बैंकों को कि बैंकों को और जो आपके वाइट लेवल ATMs हैं, बैंक के ATMs और वाइट लेवल ATMs को, कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 200 के नोट जो हैं उनके ATM से मार्केट में जाने चाहिए। मतलब लोगों को 100 और 200 के नोट ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन लगाई है। एक तो है कि 30 सितंबर 2025 तक हमें जो है, मतलब बैंकों को जो है 75% ATMs जो है वो ऐसे होने चाहिए जहाँ से 100 और 200 डिनोमिनेशन के नोट्स आने चाहिए। साथ में ही 31 मार्च 2026 तक आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 90% ये होनी चाहिए। 90% ऑफ ATMs जो हैं वो आपके 100 और 200 के जो है नोट्स प्रोवाइड कर रहे हों। ठीक है, तो ये आपकी डेडलाइन यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, वाइट लेवल ATM और बैंकों के लिए ये आपकी रखी गई है डेडलाइन। ठीक है, तो 30 सितंबर तक कितनी है, 75% है, और 31 मार्च 2026 तक 90% ATMs की यहाँ पे आपका जो है कंडीशन रखी गई है। ठीक है, डेडलाइन रखी गई है। नेक्स्ट इज, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द इनिशिएटिव राइज टू एम्पावर इंडियाज मिसिंग मिडिल। तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया था इनिशिएटिव राइज एम्पावर करने के लिए इंडिया का मिसिंग मिडिल, या फिर इंडिया का बेसिकली एनहांस करने के लिए जो IRDAI का टारगेट है कि 2047 तक हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है राइज बाय दी निवा भूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, next is, according to the India Value Ranking 2025 released by the YouGov, which of the following are the top 3 most valued brands in India as per the consumer preference। तो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स आपके कौन से हैं? इट इज Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अमूल। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अमूल, ये तीनों आपके मोस्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट ब्रांड्स की बाय द सेक्टर, जैसे एयरलाइन। नेक्स्ट इज, which state in India become the first to implement an artificial intelligence based real-time forest alert system to monitor forest encroachments and tree felling। तो इनमें से कौन सा आपका राज्य है, कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, फॉरेस्ट के मतलब फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द मध्य प्रदेश। ठीक है, किसने इम्प्लीमेंट किया है? मध्य प्रदेश द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और जो सिस्टम है ये सैटेलाइट इमेजरी की हेल्प लेगा, मशीन लर्निंग की एंड फील्ड फीडबैक का, ताकि ये डिटेक्ट कर सके क्या चेंजेस आपके फॉरेस्ट में हो रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था, जैसे शिवपुरी हो गया, गुना, विदिशा, देन बुरहानपुर एंड खांडवा। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये भी बताया है कि 7 जून 2025 को ये और फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which renowned author and former governor of West Bengal released the memoir titled The Undying Light, A Personal History of Independent India? तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्होंने, जो आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं और उनकी ये आपकी मेमोर है, ठीक है, मतलब उन्होंने ये मेमोर जो है रिलीज की है, द अनडाइंग लाइट, अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोपाल कृष्णा, और ये आपके 22nd गवर्नर रहे थे वेस्ट बंगाल के 2004 से 2009 के बीच में, और ये आपकी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय राजस्थान टू प्रोवाइड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹1 लाख टू ₹1.30 लाख टू स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल। तो रिसेंटली राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। इस स्कीम के तहत जो आपके गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा 1 लाख से 1.30 लाख तक। क्लियर है? अब ये जो Now next question है, according to the latest EcoRap report by the SBI Research, what is the estimated growth rate of a Indian economy for the first quarter of financial year 2026? तो recently एक EcoRap report आपकी जारी की गई थी SBI Research द्वारा, ठीक है। इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया है जो Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, इसके लिए जो एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, वो कितनी आपकी बताई गई है 6.8% से 7% के बीच में, कि ये इतनी रहेगी, ठीक है। क्वार्टर वाइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीडीपी जो बताई गई है Q1 की वो है 6.9%, और ग्रॉस वैल्यू एडेड आपकी बताई गई है 6.5%। वहीं पे आपकी फुल फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी इन्होंने बताई है 6.3% की, एंड Q2 के लिए इट इज 6.5, Q3 के लिए 6.3 एंड Q4 के लिए 6.1% की बताई है, ठीक है। नेक्स्ट इज which insurance company signed a MOU with a Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, to distribute general insurance product tailored for the MSME sector? तो रिसेंटली जो आपका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप की है सिडबी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, जो फोकस करते हैं विच टेलर्ड फॉर द एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। नेक्स्ट इज what was the deal amount for the acquisition of 98.055% stake in the Magma General Insurance Limited by the Patanjali Ayurved Limited and its affiliates as approved by the Competition Commission of India? तो ये डील अमाउंट आपकी हुई थी 4,500 करोड़ की, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, और स्टेक्स कितने हैं 98.055%, जो पतंजलि ने, और इसके जो आपके अदर एंटिटीज हैं जैसे एसआर फाउंडेशन, रिति फाउंडेशन, आरआर फाउंडेशन, सुरुचि फाउंडेशन एंड स्वाति फाउंडेशन, पतंजलि के साथ मिलकर इन सब ने एक्वायर किया है ये स्टेक मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 May 2025 the Reserve Bank of India mandated that all application for regulatory authorization, license and approvals by the banks and financial entities must be submitted through which online portal? तो रिसेंटली आरबीआई ने यहाँ पे मैंडेटरी किया है कि जो हमारे एनबीएफसीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, वो सब यूज करेंगे प्रवाह पोर्टल को। ये मैंडेटरी कर दिया है 1 May 2025 से कि ये प्रवाह पोर्टल को यूज करेंगे इनके ऑथराइजेशन के लिए, लाइसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए प्रवाह पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है जो 2024 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एंटिटीज देख सकते हो, जैसे आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कॉर्पोरेटिव, स्टेट कॉर्पोरेटिव और सेंट्रल कॉर्पोरेटिव, ये सारे आपके एंटिटीज जो हैं इन सभी को ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है कि प्रवाह पोर्टल इनको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंपनी लॉन्च द न्यू BSE इंश्योरेंस इंडेक्स डिराइव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर कंपनीज इन BSE 1000 इंडेक्स? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने BSE इंश्योरेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है? तो इट इज होली ओन सब्सिडी ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम है एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा ये BSE इंश्योरेंस इंडेक्स आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IRDAI's लेटेस्ट हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-2024 which statement is correct regarding the claim settlement ratio data? तो अभी रिसेंटली IRDAI के द्वारा एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-2024। इसके रिगार्डिंग आपका कौन सा पॉइंट करेक्ट है वो बताना है। पहला क्या कह रहा है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसने टॉप किया है विद 99.7
9% of claim settlement ratio in terms of a number of policies emerging as the biggest insurer in the India. Next है LIC ने टॉप किया है with a 96.42% of claim settlement ratio in terms of settling most of the policies within 30 days. HDFC Life Insurance topped the 99.98% with a 99.98% of the total benefit amount paid out for the claim settlement within a 30 days. Next है both A and C are correct and all all above statements are correct. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ. नाउ अदर आपके पॉइंट है टॉप इंश्योरर्स इन टर्म्स ऑफ अ CSR बाय द benefit amount. Next आपका क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ GIC Re has approved the setting up of a wholly owned subsidiary of a GIC Re in a dash country. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो आपके GIC Re के, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि होली ऑन सब्सिडी आपके ओपन की जा सकती है, सेटअप की जा सकती है. कौन सी कंट्री में? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये की जा सकती है. और इसको सेटअप करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है. एंड जो फाइनल अप्रूवल होगा वो कौन देगा? IRDAI देगा. ठीक है, ये यहाँ पे चीज़ मेंशन की गई थी. कोई आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और फाइनल अप्रूवल IRDAI के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा. ठीक है, अगर हम बात करें GIC Re की तो इसके ब्रांच ऑफिसेज ऑलरेडी आपके लंदन में हैं, कुआलालंपुर में है. ठीक है, इंडिया में तो है ही, बाकी यहाँ पे इसके ब्रांच ऑफिस आपके लंदन और कुआलालंपुर में जगहों में भी है, सिटीज में भी हैं. ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं. GIC Re के करंट CMD है रामास्वामी नारायण. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में. Now next is which bank launched unified payment interface, that is UPI services for NRE, non-resident external, and your NRO account, non-resident ordinary account holders using international mobile numbers as per NPCI's directive. तो रिसेंटली आपका जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने लॉन्च किया है UPI सर्विस आपके NRE और NRO अकाउंट होल्डर्स के लिए. ठीक है, वो फॉर by using international mobile numbers. ठीक है, तो आंसर here is ऑप्शन नंबर A, that is AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फीचर है ये अवेलेबल होगा 12 कंट्रीज के NRIs के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, मलेशिया, ओमान, ये सब आप यहाँ पे पूरी लिस्ट इसके देख सकते हैं. ओके, Now next आपका क्वेश्चन है थॉमस कुक इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वाया गूगल पे. तो रिसेंटली जो थॉमस कुक इंडिया है, इन्होंने पार्टनरशिप की है मास्टर कार्ड के साथ. ठीक है, ताकि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू की जा सके. जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कोई टूरिस्ट है, ठीक है, जो इंडिया घूमने आया है, तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जो है गूगल पे ऐड कर लेगा. ठीक है, और उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन इजीली कर पाएगा इंडिया में. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड organization, that is EPFO, recently increased the ex gratia benefit under its death relief fund for central board employees to what amount effective from 1st April 2025. तो recently EPFO ने क्या किया है, अभी आपका जो है ex gratia जो है, एक्सग्रेशिया बेनिफिट जो है वो आपका बढ़ा दिया है. बेसिकली ये अमाउंट होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉई है, उसका डेथ हो जाता है, आफ्टर दैट एक्सग्रेशिया अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा. ठीक है, जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है, तो वो उनको दिया जाएगा. अब ये आपका बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया है 15 लाख. पहले ये कितना था? पहले ये आपका 8,80,000 था. ठीक है, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15 लाख कर दिया है. इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि EPFO ने इंक्रीज किया है एक्स ग्रेशिया अमाउंट, मतलब ये इंक्रीज करेगी एक्स ग्रेशिया अमाउंट बाय 5% एनुअली, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, टू एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन एंड लिविंग कॉस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिसेंटली ओपन 3 निवेशक सेवा केंद्रास इन विच सिटी. तो ये 3 निवेशक सेवा केंद्र जो है ये ओपन किए गए हैं आपके तेलंगाना में. ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये आपके ओपन किए गए हैं. एक आपका है KFin टेक्नोलॉजीज में, एक है BSc हैदराबाद ऑफिस, और तीसरा है NSE ऑफ इंडिया लिमिटेड में. ठीक है,
अब ये जो केंद्राज है इन्हें लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद सेबी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इनकी मदद से इसे लॉन्च किया गया है, इनकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये जो आपके केंद्राज हैं, ठीक है, इनका काम क्या रहेगा, ये आपके डायरेक्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे आपके अनपेड डिविडेंड क्लेम्स के लिए, स्पेशली जो आपके पेंडिंग है 6 से 7 साल से। ठीक है, केवाईसी एंड नॉमिनेशन अपडेट्स, ठीक है, इन योर फोलियोज एंड डीमेट अकाउंट, ये सारी चीजें आपको ये केंद्राज जो है ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज UIDAI हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इनेबल आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो रिसेंटली UIDAI ने जो है आपका पार्टनरशिप किया है USA की स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, ताकि आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज री-इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो रिसेंटली आपके जो अजय सिंह है इनको अपॉइंट किया गया है 3rd टर्म के लिए प्रेसिडेंट बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इनके साथ अदर अपॉइंटमेंट्स आपके हैं, जैसे न्यू सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी आपके अपॉइंट किए गए हैं, प्रमोद कुमार इनका नाम है और इन्होंने सक्सीड किया है हेमंता कलिता को, एंड ट्रेजरर जो हैं वो भी अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है पवन बसकरन। ठीक है, now next is which non-banking financial company that is NBFC has partnered with Google Pay to offer personal loans to eligible user। तो इनमें से कौन सा NBFC है जिसने पार्टनरशिप की है आपके जीपे के साथ, गूगल पे के साथ, ताकि पर्सनल लोन यहाँ पे ऑफर की जा सके टू द एलिजिबल यूजर। तो इट इज योर L&T फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है आपके गूगल पे के साथ। ठीक है, next is which organization announced a $40 million investment in the global supply chain support fund to support small and medium enterprises across Asia and Africa। तो recently आपका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एजेंसी जो है JICA जो है, इन्होंने अनाउंस किया है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है $40 million का, किसमें, ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड में, जो आपका फंड है आपका आविष्कार कैपिटल का। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आपके स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 26th इंडिया रशिया इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन सेशन जो मॉस्को में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, जो सेशन था इसे को-चेयर किया था इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने एंड रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटूरोव ने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, बोथ साइड डिस्कस द नीड टू एड्रेस tariff and non-tariff trade barriers, enhance connectivity, streamline payment mechanism and finalize the program of economic cooperation till 2030। next statement है, India and Russia emphasize the early conclusion of the India-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement and regular business engagement to meet the bilateral trade target जो $100 billion का है by the 2030। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये सारे ही आपके करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च दी हेल्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड द हेल्थ बडी एप्लीकेशन। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा हेल्थ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दैट इज SIP एंड हेल्थ बडी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो इट इज लॉन्च बाय दी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, इस कंपनी द्वारा इस प्लान को एंड एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब ये जो प्लान है यहाँ पे SIP वाला, ये 2 वेरिएंट में आपका अवेलेबल है। एक तो है हेल्थ SIP प्लस जो ऑफर करता है एक्सीडेंटल, टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। दूसरा आपका है प्रो वाला। ठीक है, हेल्थ SIP प्लस प्रो इंक्लूड्स टर्मिनल इलनेस कवरेज एंड टर्म बूस्टर फॉर enhanced protection। Fine. Now next question है, which insurance company requested SEBI to reclassify its status from a promoter shareholder to public shareholder in IDBI Bank। तो recently LIC जो है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जो है, इन्होंने आपका सेबी को बोला है कि इनका जो स्टेटस है, ठीक है, वो अब
प्रमोटर शेयर होल्डर का जो था अब उसको रिक्लासिफाई करके पब्लिक शेयर होल्डर कर दिया जाए। बेसिकली अगर प्रमोटर शेयर होल्डर होता है तो इन दैट केस जो कंपनी है वो एक तरह से इन्वॉल्व होती है, जो मेजर डिसीजन आपके होते हैं, ठीक है, जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, ठीक है, कंपनी के, तो वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। जो पब्लिक शेयर होल्डर है इसमें जो है कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे LIC के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा आपकी IDBI बैंक में कि इसमें क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले LIC के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी IDBI बैंक की, तब इसके पास प्रमोटर शेयर होल्डर का जो है स्टेटस था। अब ये बोल रही है जब हमारे शेयर कम हो गए हैं तो हमें आप पब्लिक शेयर होल्डर में डाल दीजिए, ये स्टेटस हमें दे दीजिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। करंट शेयर होल्डिंग की बात करें तो LIC के पास 49.24% की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 45.49% की है। क्लियर है। नेक्स्ट है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड रिसेंटली साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली डेवलप भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ MOU साइन हुआ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जो आपके हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, उनको। तो इट इज साइन विद योर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCIL के साथ ये अग्रीमेंट इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का साइन हुआ था, ठीक है। अब ये जो कोलैबोरेशन है बेसिकली ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है फॉर विकसित भारत, जिसका एम है 100 गीगावाट हमें जो है अचीव करना है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। तो ये इस टारगेट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। Now next up question है, which journal insurance company received ISO 27001 2022 certification for information security management system and ISO 22301 2019 certification for business continuity management system। तो recently इनमें से कौन सी जर्नल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे ये दोनों सर्टिफिकेशन मिले हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनिवर्सल सोमपो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इस कंपनी को ये सर्टिफिकेशन रिसेंटली मिले हैं। एंड दिस कंपनी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड जापान की सोमपो जापान इंश्योरेंस कंपनी का ये जॉइंट वेंचर है जिसको ये दोनों आपके सर्टिफिकेशन मिले हैं। एक तो मिला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, दूसरा मिला है बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, MD and CEO है शरद माथुर और 2007 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, the Power Finance Corporation Limited signed a loan agreement worth 150 million euro with which bank to strengthen India's power distribution under the revamped distribution sector scheme। तो recently जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है 150 मिलियन यूरो का, किसके साथ? जर्मनी के बैंक के साथ, विच इज KfW बैंक जो है जर्मनी का, उसके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है 150 मिलियन यूरोस का, ताकि इंडिया का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो आपका जो है स्ट्रेंथन किया जा सके, मजबूत किया जा सके, ठीक है। और ये जो आपका अग्रीमेंट है ये जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है इंडिया और जर्मनी के बीच में रिगार्डिंग द एनर्जी सेक्टर वो बूस्ट करेगा, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो आपके पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से परमिंदर चोपड़ा जो CMD है करंटली PFC लिमिटेड की, एंड स्टेफन विंटल्स जो CEO हैं आपके KfW के जर्मनी वाले बैंक के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI has launched Bima ASBA, which is Bima application supported by blocked amount to make insurance premium payment easier via UPI. The new payment mechanism will be effective from dash। तो IRDAI ने एक आपकी सर्विस लॉन्च की है बीमा असबा नाम से। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको अगर आपने कभी IPO लिया हो तो आपको पता होगा कि आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ अमाउंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स लेने हैं, ठीक है, 100 आपने जो है शेयर्स लेने हैं, इन दैट केस जो 100 शेयर का अमाउंट होता है वो आपका जो है ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बैंक अकाउंट है, आपने जो है 1.5 लाख के अमाउंट का जो है शेयर आपने लेना है, तो ये आपका ब्लॉक हो जाता है जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है।
अगर अलॉट होता है तो पैसे कट जाते हैं, अदरवाइज आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे प्रीमियम पे करने के लिए या पॉलिसी बाय करने के लिए यही मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है। तो IRDAI ने ये चीज़ किस नाम से लॉन्च किया है? बीमा असवा नाम से। बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट, ताकि इजीली प्रीमियम्स जो है आप पे कर सको यूजिंग UPI। ठीक है, अब ये चीज़ इफेक्ट में कब से आएगी? 1 मार्च 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे जो आपके मतलब जो बैंक है, जो आपके इंश्योरर है, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनीज जो हैं बेसिकली वो आपसे एक ई मैंडेट भरवाएंगी, एक फॉर्म आपसे भरवाएंगी, जिसमें आपका जिस डेट को अमाउंट कटना होगा वो मेंशन होगा, साथ में और डिटेल्स मेंशन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस फीचर के ये फीचर आपको अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर को कि उनका जो फंड है वो ब्लॉक हो सके उनके बैंक अकाउंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीमियम है वो जाता है 50,000 का, ठीक है, तो ये अमाउंट आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसे आप फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा आपकी प्रीमियम पे करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अंडर द फैसिलिटी कॉल्ड बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू इंश्योरर हैपेंस ओनली व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड। फॉर एग्जांपल आपकी कोई XYZ कंपनी है, उसने आपको पॉलिसी इशू की, उसके बाद ही आपके पैसे यहाँ पे कटेंगे। इन केस अगर प्रीमियम जो है, मतलब इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ एड ऑन किया हो और आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ गया, ठीक है, जैसे 50K था, 50K से अब ये आपका 60K हो गया। इन दैट केस आपको जो मैंडेट आपने स्टार्टिंग में साइन किया था या मैंडेट जो आपने फिल किया था, अपनी कंसेंट जो दी थी, उसमें आपको चेंज करने होंगे, वो आपको मॉडिफाई करना होगा उस मैंडेट को थ्रू द वन टाइम कंसर्ट और ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इन केस जो इशूवर है, जो आपकी कंपनी है, उसने प्रोसेस नहीं किया एप्लीकेशन को विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है, अगर इसके दौरान ये चीज़ प्रोसेस नहीं होती है, आपका यहाँ पे आपको जैसे पॉलिसी नहीं दिया है उन्होंने, तो इन दैट केस आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो ब्लॉक है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। क्या हो रहा है, आपका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी का, आपका जो है ये अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट को ब्लॉक करके ये यूज़ करेंगे प्रीमियम्स के लिए, अगर रिन्यू करना होगा तो उसके लिए वो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस द डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पे आउट वर्थ डैश डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द इवेंट मार्किंग 9 ईयर ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इनमें से आपका कितने अमाउंट का पे आउट जो है वो बेसिकली डिजिटल ट्रांसफर के तहत, मतलब डिजिटली ट्रांसफर किया गया है फार्मर्स को अंडर विच स्कीम? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये अमाउंट है आपका 3200 करोड़ का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने 3200 करोड़ का जो डायरेक्ट ट्रांसफर है आपका इंश्योरेंस पे आउट का, वो आपका फार्मर्स के अकाउंट में जो है डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेज दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। ओके, नाउ अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें अंडर द स्कीम, तो टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जिन्होंने एनरोल किया है ये आपका बढ़े हैं 3.17 करोड़ से, ये आपका अब बढ़ के 4.16 करोड़ हो गए हैं, विच शोज अ इंक्रीज ऑफ 32%। ठीक है, एंड ये डेटा आपका है एज ऑफ जून 2025, PIB से लिया गया है। तो इस स्कीम के तहत फार्मर एप्लीकेशन जो आए हैं इस स्कीम में वो 78.4 करोड़ के हैं, और 1.83 लाख करोड़ का क्लेम जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है 27.7 करोड़ फार्मर्स को। Now next is consider the following statements regarding the अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया था अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? न्यू दिल्ली में, टू मार्क द 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द इवेंट लेटर ऑफ इंटेंट्स फॉर
presented to the 4 foreign universities to set up campuses in India. तो 4 आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे दिया गया था ताकि वो अपना कैंपस इंडिया में सेटअप कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेशन इनिशिएटिव्स यहाँ पे जो है आपके लॉन्च किए गए थे, जैसे तारा ऐप, माई करियर एडवाइज़र, भाषा सागर, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी जो है इनॉग्रेट की गई थी अंडर द बजट ऑफ 10,000 करोड़। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बताना है। तो पहला स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, पहला और दूसरा जो है ये करेक्ट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बजट आपका है एजुकेशन इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर जहाँ जो यहाँ पे किए गए थे उसके लिए बजट आपका है 4,000 करोड़ का। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बोला कि 4 यूनिवर्सिटीज़ को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, देन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी फ्रॉम अगेन ऑस्ट्रेलिया, देन ला ट्रोब यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल फ्रॉम यूके। तो लेटर ऑफ इंटेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, नाउ अब अदर चीज़ की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे न्यू रीजनल ऑफिस बिल्डिंग जो है CBSE की, वो इनॉग्रेट की गई थी आपके पटना बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है 9 न्यू कैंपसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आपकी इनॉग्रेट की गई थी नवोदय विद्यालय समिति की। देन फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का एट दी NCERT हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 75 हॉस्टल्स का अक्रॉस 8 स्टेट्स। ठीक है, विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 187.35 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, इसके तहत फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 309 हॉस्टल का अक्रॉस 12 स्टेट्स, और इसके लिए आपका आउटले है 1,190.34 करोड़ का। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं 4,000 करोड़ के यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, जिसमें से तारा ऐप पोर्टल एक है। ये जो आपका ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी असिस्टेड रीडिंग असेसमेंट। तो यहाँ पे जो 3rd से 8th क्लास के बच्चे होंगे उनके लिए ये जो सिस्टम है, ये असेसमेंट जो है वो लगाया जाएगा, और ये बेसिकली चेक करेगा और इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट्स की रीडिंग फ्लुएंसी को। जैसे आपका 1 मिनट में बच्चा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 1 मिनट में बच्चा कितने वर्ड्स बोल पा रहा है, उसमें से कितने उसने मिसप्रोनाउंस किए हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, मेजर की जाएगी। नेक्स्ट है माई करियर एडवाइजर ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी, विच इज़ लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी along with the Wadhwani Foundation and PASIF, which is a unit of NCERT. ओके, इसका मेन एम क्या है कि हमें एम्पावर करना है बच्चों को टू मेक इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-2026। तो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग सिस्टम ये आपका है स्कूल्स के लिए, जिसमें 60 इंडिकेटर्स रखे गए हैं, और इनको 6 कैटेगरीज में आपका जो है विभाजित किया गया है, जिसमें वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ें जो है ऐड की गई हैं। ठीक है, इसे डेवलप किया गया है NCERT, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से। फाइन, नेक्स्ट आता है वेब बेस्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पोर्टल जो है वो यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया था, एंड इट इज़ लॉन्च बाय द नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स जो है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोवाइड किए जाएंगे 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आता है AI अप्रेंटिसशिप अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, इसका मेन एम है कि हमें एनहांस करना है स्टूडेंट का नॉलेज एंड स्किल्स को इन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, BFSI, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में। और इसके तहत यहाँ पे पर मंथ जो ग्रेजुएट्स हैं उनको पर मंथ 9,000 का स्टाइफन मिलेगा, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000 का। ठीक है, और इसके लिए बजट कितना रिलीज किया गया है आपका? इट इज़ 500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाषा सागर ऐप। ये जो ऐप है इसका मेन एम क्या है कि हम किसी भी भाषा को बेसिकली डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी भाषा में। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैंने हिंदी में कुछ बोला और वो पंजाबी में आपका जो है कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इसमें क्या फीचर्स है? 18
कॉन्वर्सेशन कोर्सेज यहाँ पे आपके अवेलेबल कराए गए हैं, 24 वोकैबुलरी कोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड एनसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी ऑफ संस्कृत। इसे स्टैब्लिश किया गया है डेक्कन कॉलेज में एंड इसको जो है किसके कोलैबोरेशन से सेटअप किया गया है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी प्लस संस्कृत डिक्शनरी प्रोजेक्ट फ्रॉम पुणे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोशाश्री पोर्टल। अब ये जो आपका पोर्टल है इसमें 35 वॉल्यूम्स जो है संस्कृत डिक्शनरी के वो आपके डिजिटाइज किए गए हैं, डिजिटल उनको किया गया है, जिसमें 15 लाख वर्ड्स हैं, 1 करोड़ रेफरेंस हैं एंड 1500 एंशिएंट टेक्स्ट हैं। इट इज फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर दी पीएम श्री स्कीम, ओके। एंड डेवलप किसने किया है, सीडेक पुणे द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैंपसेस जो हैं वो आपके जो है इनॉग्रेट किए गए थे, जैसे आईआईटी बॉम्बे में हॉस्टल प्लस देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम इन द आंध्र प्रदेश इट वाज इनॉग्रेटेड, देन सीयू फ्रॉम जम्मू एंड सीयू इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है इनकी बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट किया गया था। ऐसे ही आपका एनआईटी रायपुर जो है यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू एज करिकुलम की यहाँ पे बात की गई है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग आपकी होनी चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सिंपल बीटेक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एकेडमिक की बात करें तो बीटेक ऑनर्स यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। बीटेक के साथ आप बीटेक विद माइनर कर सकते हो, बीटेक विद सेकंड मेजर कर सकते हो, बीटेक प्लस एमटेक आप इंटीग्रेटेड वाला कोर्स भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है वाइब। इट इज एंगेज वाइब एंगेज एंजॉय एनलाइटन। ये एआई पावर्ड कंटिन्यूस एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसे डेवलप किया है एजुकेशन डिजाइन लैब ऑफ आईआईटी रोपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पावर प्लांट इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो इनमें से कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है जहां पे आपका इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया गया है। तो इसे इनॉग्रेट किया गया है आपका गुजरात के कांदला में, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांदला गुजरात में इसको आपका इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है लार्सन एंड टर्बो द्वारा। एंड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें इस प्लांट की तो ये 140 मेट्रिक टन रहेगी आपकी, ओके। नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात कर लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था आपका 2023 में, जनवरी 2023 में, और फाइनेंशियल आउटले इसका कितना है 19,744 करोड़। प्रोडक्शन टारगेट की बात करें तो ये आपका सेट किया गया है 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय दी 2030, ठीक है। Now next is which state government launched the Digi Lakshmi scheme to digitally empower urban poor women and promote self-reliance through entrepreneurship। तो इनमें से कौन सा आपका स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा डिजी लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम को आपका लॉन्च किया है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है अंडर द स्कीम 9034 कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो सेटअप किए जाएंगे अर्बन एरियाज में, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो विमेंस जिनका 3 इयर्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरशिप है वो इसके लिए एलिजिबल है। इनकी एज 21 से 40 इयर्स होनी चाहिए एंड मैरिड होने चाहिए, सेटल्ड लोकली एंड दे होल्ड द ग्रेजुएट डिग्री विद अ टेक्निकल स्किल। तो ये एलिजिबिलिटी आपकी है। इसके अलावा इसके तहत यहाँ पे आपका जो सेंटर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए 2 से 2.5 लाख तक का लोन यहाँ पे विमेंस को दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ये सेंटर होंगे दे विल एक्ट एज अ ऑटोमेटेड टैक्स ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या काम आपका होगा, जैसे सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, फाइलिंग टैक्सेस, तो ये सब चीजें यहाँ पे आपका होगा, फाइन। अब यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन म्यूनिसिपल एरिया। तो ये जो आपका बॉडी है ये इम्प्लीमेंट करेगी स्कीम को एंड साथ में ही ये यहाँ पे ट्रेनिंग और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अदर न्यूज़ की। जैसे राजभवन आनंद स्कीम जो है वो आपकी रिसेंटली लॉन्च की गई थी। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो गोवा में इनका एक इवेंट हुआ था वहाँ पे शामिल हुए थे जिसमें इन्होंने इस स्कीम को आपका लॉन्च किया था, ठीक है।
ओल्ड दरबार हॉल पणजी गोवा में ये इवेंट हुआ था, जहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस इवेंट में 1.2 लाख का जो चेक है वो हैंड ओवर किया गया था गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस को, जो एनजीओ है जो होमलेस पीपल्स के लिए वर्क करता है। साथ में ही 40 पेशेंट जो कैंसर ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है और डायलिसिस पे जो बेसिकली चल रहे हैं, उनको 25-25 हज़ार का यहाँ पे जो है अमाउंट दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई थी कि इस स्कीम के तहत जो गोवा गवर्नर PS श्रीधन पिल्लई हैं, इनकी जो एक बुक है उससे जो भी अर्निंग होगी वो डोनेट करेंगे आपके मतलब जो भी नीडी पर्सन होंगे, कैंसर और डायलिसिस पेशेंट जो होंगे बेसिकली उनको वो पैसा जो है दिया जाएगा। ठीक है, इनकी बुक से जो भी अर्निंग होगी वो सब यहाँ पे ये डोनेट कर रहे हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट है रिसर्चर्स बिल्ड, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है रिसर्चर्स बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर विदाउट सिलिकॉन यूजिंग 2D मटेरियल एट अ पेन स्टेट। तो रिसेंटली जो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने विदाउट सिलिकॉन एक कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो है यहाँ पे ये कंप्यूटर क्रिएट किया गया है आपका नैनो फैब्रिकेशन यूनिट एट पेन स्टेट। एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि बिना सिलिकॉन के यहाँ पे कंप्यूटर बनाया गया है। सिलिकॉन आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में जो है यूज़ किया जाता है। एंड इस बार यहाँ पे पहली बार कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है यूज़ किया गया है कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक है, एंड इट इज़ बिल्ड यूजिंग अ 2D मटीरियल इंस्टेड ऑफ योर सिलिकॉन। ठीक है, आप सिलिकॉन की बात कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सिलिकॉन वैली इन इंडिया जो है कौन सी सिटी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है डिज़ाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को। ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंट्रोलर्स, मेमोरी चिप, इनमें ये यूज़ किया गया है। और साथ में ये भी यहाँ पे बेनिफिट है कि ये आपका जो है कंप्यूटर जो है वो जो ये टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ की गई है वो लेस पावर यहाँ पे कंज्यूम करती है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बिकम द फर्स्ट to cross 15,000 megawatt of installed capacity or a 15 gigawatt of a installed capacity after adding 1011.5 megawatt from projects in खावड़ा गुजरात। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने आंकड़ा ये पार किया है 15,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का? तो इट इज दिस कंपनी नेम इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी है जिसने इस आंकड़े को पार किया है। ठीक है, एंड नाउ इट रीच्ड द कैपेसिटी ऑफ 15,539.9 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन MOU विद द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन टू डेवलप द माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म एम एट एंगेजिंग इंडियाज यूथ। जो इसका पहला वर्जन था वो आपका 2023 में जो है लॉन्च किया गया था, और अभी यहाँ पे इसका जो 2.0 वर्जन है, ठीक है, इसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है इसको डेवलप करने के लिए। तो इट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे टाई अप किया है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, फॉर डेवलपिंग योर 2.0 वर्जन, राइट। माय भारत जो है इट इज़ मेरा युवा भारत ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एम्पावर करने के लिए, हमारे यूथ्स को एंगेज करने के लिए, हमारे यूथ्स को नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है जो आपका पहला वर्जन था वो किसने डेवलप किया था? आपका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने, और इसे लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2024 रिपोर्ट, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज children who have not received even a single vaccination in India in 2024। So 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में क्या बोला है कि इंडिया में 2024 में ये परसेंटेज, किस चीज़ का परसेंटेज? जीरो डोज चिल्ड्रन का परसेंटेज आपका कम हुआ है, ड्रॉप हुआ है 0.06% पे। ठीक है, 2023 की अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज 0.11 था, अभी ये 0.06 देखा गया है इन द ईयर 2024। ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी इसे रिलीज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद
यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीसा पॉपुलेशन डिवीजन द्वारा। इसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो बाकी कंट्रीज देखते हैं जिन्हें जहाँ पे हायर जीरो डोज परसेंटेज हमें देखने को मिला है। इंडिया में ये आपका 2023 में 0.11% था। यमन की बात करें तो 1.68%, सूडान में 1.45% था, एंगोला 1.1, अफगानिस्तान अगेन सेम 1.1, नाइजीरिया 0.98, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 0.82%, देन इथोपिया में 0.72% देखने को मिला था, इंडोनेशिया में 0.23% एंड पाकिस्तान में 0.16% ये हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, व्हेन विल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज फाइनल गाइडलाइंस फॉर ड्यू डिलिजेंस ऑफ आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर कम इनटू इफेक्ट। तो रिसेंटली आपकी कुछ गाइडलाइंस जो है वो रिलीज की गई थी आरबीआई द्वारा रिगार्डिंग योर ATOs विच इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, टच पॉइंट ऑपरेटर। तो ये गाइडलाइंस जो है ये आपकी 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएंगी। अब बात करेंगे गाइडलाइंस की। तो ये गाइडलाइंस में क्या बोला है, जो ATA आपका होगा, जो ऑपरेटर होगा आपका, ठीक है, एक इंडिविजुअल को बैंक जो है अपॉइंट करेगा ऑपरेट करने के लिए आपका AEPS, ठीक है। आपके इसमें बेसिकली क्या होगा, आपके आधार और बायोमेट्रिक से आप पैसे जो है विड्रॉल करवा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक्स जो हैं ये आपका परफॉर्म करेंगे KYC चेक, मतलब जिस पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है उसके बारे में सारी जानकारी, उसके बारे में क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सब यहाँ पे एक KYC जो है वो किया जाएगा बिफोर अपॉइंटिंग दी ATO, ठीक है। देन अगर इन केस वो पहले उसने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का या सब एजेंट का काम किया है तो उसकी KYC वहीं से आपकी जो है ले ली जाएगी, फाइन। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, अगर 3 मंथ्स तक अगर ATO आपका इनएक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब कोई ट्रांजैक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है, इन दैट केस जो बैंक है वो दोबारा से KYC करवाएगा बिफोर रीएक्टिवेशन, ठीक है। ये क्लियर है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बैंक जो है ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा आपके ATO ट्रांजैक्शन को। तो इस टाइप की गाइडलाइंस आपकी रिलीज की गई थी, ठीक है, जो आपकी 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट में आएंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 एट द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन द बैंकॉक, थाईलैंड। तो आपका मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 का दिया गया है WHO की रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया नेशन की, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की, उनको ये अवार्ड मिला है जिनका नाम है सैमा वाजिद, ठीक है। ये डॉटर हैं शेख हसीना जी की एंड शी इज द सेकेंड वुमेन आफ्टर पूनम खेत्रपाल जो रीजनल डायरेक्टर बनी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, ठीक है। इसके अलावा इनको 2014 में जो है ये पहली रेसिपिएंट बनी थी इन दी ऑफ द एक्सीलेंस इन पब्लिक हेल्थ अवार्ड बाय WHO SEAR एंड फिर इनका इसके अलावा ये जो आपकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में जो हुई थी, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ थाईलैंड इन कोलैबोरेशन विद जितावेज साठ, सोमकारो फाउंडेशन एंड सोमदेत चाओप्रया इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, इनके द्वारा यहाँ पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं साइमा वजीद की। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मॉडल रूल्स फॉर द ट्री फेलिंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड, व्हाट इज required if a farmer wants to cut more than 10 trees or their farmland। तो रिसेंटली आपकी जो है रूल्स, मॉडल रूल्स जो है निकाले गए थे ट्री फेलिंग के लिए ऑन एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें क्या बोला गया था कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फार्मर है, जैसे अजय नाम का कोई फार्मर है, उसने अपना जो खेत है उनमें 50 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, तो उन 50 पेड़ की जानकारी जो है वो उसकी क्या लोकेशन है, किस टाइप की स्पीशीज है, इन सब की चीज़ें, इन सब की जो डिटेल है वो उस अजय फार्मर को NTMS पोर्टल में जो है आपकी डालनी होंगी, उसे उस पोर्टल में अपडेट करना होगा। और जब वो बड़े हो जाएंगे और जब उनका काटने का टाइम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके गाइडलाइंस क्या रखी गई है, अगर आप जो है
10 पेड़ तक काटते हो, इन दैट केस आप उसकी फोटो भेजो, उसके बारे में अपडेट करो पेड़ के बारे में, एंड आप उसके बाद उसे आफ्टर वेरिफिकेशन मतलब वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है जनरेट होगा पोर्टल के थ्रू, उसके बाद आप पेड़ काट सकते हो। वहीं पे अगर 10 से ज़्यादा आप मतलब गिनती अगर 10 से ज़्यादा आपकी जाती है, इन दैट केस आपको पूरी अपडेशन जो है वो डालनी होगी, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको बताना होगा कि मैं इतने पेड़ काट रहा हूँ, ये स्पीशीज के पेड़ हैं, ठीक है, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देनी होगी। आफ्टर दैट एक आपकी जो है मतलब जो अथॉरिटी है वो एक टीम भेजेगी, ठीक है, वो एक टीम आपकी एक भेजेगी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए एक टीम भेजी जाएगी फार्मलैंड में, मतलब वो चेक करेगी कि आपने जो जो चीज़ें वहाँ पे सबमिट की थी वो सब सही है। अगर आपकी चीज़ें सही होती हैं, इन दैट केस आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया जाएगा, एंड उसके बाद आप पेड़ काट सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस आपकी रिलीज की गई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो फार्मर है उसको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन ऑन दी NTMS पोर्टल, आफ्टर विच द वेरीफाइड एजेंसी विल इंस्पेक्ट द साइट बिफोर ग्रांटिंग अ परमिट, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस आप देख सकते हो, जैसे फार्मर मस्ट रजिस्टर देयर ट्री प्लांटेशन ऑन द नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल, जैसे आपका प्रूफ ऑफ लैंड ओनरशिप ये सबमिट होगा, लोकेशन जो होंगी कोऑर्डिनेट्स उसकी, ठीक है, ट्री स्पीशीज क्या प्लांट की है, प्लांटिंग डेट क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग कितने थे, जियो टैग फोटो आपकी यहाँ पे सबमिट होगी फॉर ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सबमिट होंगी जब किसान जो है पेड़ लगाएगा। अगर जब बात आती है काटने की, इन दैट केस जो फार्मर है वो आपका जो है अगर उसको 10 से ज़्यादा पेड़ काटने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस पोर्टल पे, और फिर वेरीफाई करने के बाद एजेंसी जो है इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। आफ्टर दैट दे कैन कट दी ट्रीज, ओके। अगर गिनती आपकी 10 है या 10 से कम है, इन दैट केस सिंपली आप फोटो अपलोड करो अपने ट्रीज की विदाउट इंस्पेक्शन, यहाँ पे जो है ट्रीज मतलब आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा ऑनलाइन ही, और आप उसे ट्रीज को कट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री अपॉइंट किया गया है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। इनका नाम आपका है सुधांशु मित्तल, ठीक है, क्या नाम है, सुधांशु मित्तल। इनके साथ साथ 2 और अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुए हैं, जैसे उपकार सिंह विरक जो हैं ये सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, एंड गोविंद शर्मा जो हैं वो एज अ ट्रेजर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। अब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत आपकी 1955 में की गई थी। इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं सुधांशु मित्तल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 which country's president signed a law suspending cooperation with the International Atomic Energy Agency, that is IAEA। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने बेसिकली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, उसने बेसिकली लॉ बनाया है सस्पेंड करने के लिए कॉपरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इट इज योर ईरान, ठीक है। आप सभी को पता है USA और इजराइल ने मिलकर अटैक किया था ईरान पे, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये रूल यहाँ पे ये लॉ जो है वो पास किया है, ठीक है। ईरान के प्रेसिडेंट आपके हैं मसूद पेजेशकिन, इन्होंने साइन किया है इस लॉ को, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये जो लॉ है ये बेसिकली आपका बैन करेगा या रोकेगा IAEA को इंस्पेक्शन करने से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, ठीक है, अंटिल ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रोमिसेस टू कीप द न्यूक्लियर साइट्स एंड साइंटिस्ट सेफ, ठीक है। तो ये एक्शन उन्होंने लिया था जब इन दोनों कंट्रीज ने अटैक किया था ईरान पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, who among the following has been selected as a Commonwealth Youth Peace Ambassador and will lead communication and public relation in Saipan's Executive Committee for 2025-2027 term। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, इनमें से कौन सी आपके जो है पर्सनालिटी है जिनको सेलेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो इट इज़ योर सुकन्या सोनोवाल, ठीक है। सुकन्या सोनोवाल जो है ये 4th ईयर BTech की स्टूडेंट है,
जो IIT गुवाहाटी में पढ़ रही है और इनको सेलेक्ट किया गया है आपका कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं सुकन्या सोनोवाल की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है इम्प्लीमेंट करने वाला प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल को फॉर टीबी पेशेंट्स। बेसिकली ये मॉडल काम कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका अनीता नाम की कोई पेशेंट है जिसे वो बेसिकली उसको खांसी हो रही थी, वो नियर बाय क्लिनिक में गई और उसने टेस्ट करवाए और पता चला उसको टीबी जो है मतलब उसको टीबी की बीमारी लग गई है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का डेटा जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, उसकी क्या एज है, ठीक है, उसका खाना पीना कैसे रहता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उसका डेटा पूरा लिया जाएगा, एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया जाएगा। ठीक है, वो मॉडल बेसिकली एनालाइज करेगा क्या रिस्क फैक्टर हैं। ठीक है, कि मतलब जो चीज़ उसको सिम्टम्स उसके जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स उसको आ रहे हैं और उसके बेसिस पे रिसर्च करके पता लगाया जाएगा कि हाई रिस्क ऑफ डेथ है कि नहीं है, मतलब डेथ का रिस्क उसको कितना है, 50% है, 10% है, 99% है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे एनालाइज की जाएंगी। ठीक है, अगर ज़्यादा यहाँ पे हमें हाई रिस्क लगता है, इन दैट केस जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसकी मेडिकेशन जो है जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाएंगी। सारे यहाँ पे जो है सारे इसके क्विक सॉल्यूशंस जो हैं वो अपनाए जाएंगे, क्विक एक्शंस जो हैं वो वहाँ पे लिए जाएंगे। तो ये आपका एक तरह से प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल है जिसमें एनालाइज हम कर रहे हैं कि कितना रिस्क है, उसके बेसिस पे उसको सारी ट्रीटमेंट दी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा स्टेट बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है इसको, तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। ठीक है, टीबी पेशेंट्स। प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल जो है ये टूल है जो डेटा और एल्गोरिथम को यूज करेगा एस्टिमेट करने के लिए टीबी पेशेंट के रिस्क ऑफ डाइंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ये कंसीडर करेगा वेरियस क्लिनिकल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को, जैसे उसका वेट कितना है, प्रेजेंस ऑफ अदर डिजीज तो नहीं है, जैसे शुगर तो नहीं है उसको, या उसको कोई और बीमारी तो नहीं है। ठीक है, उसकी एज क्या है, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बेसिस पे उसका जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब प्रिडिक्टिव मॉडल जो है ये डेवलप किसने किया है ये भी देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी जो है फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज पुडुचेरी जो है ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है टू इम्प्लीमेंट टीबी स्क्रीनिंग अंडर योर FAP फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। तो पुडुचेरी जो है इसमें बेस भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पुडुचेरी बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जिसने इंटीग्रेट किया है टीबी स्क्रीनिंग को अंडर योर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम मैंडेटेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन in the 2022 as a part of competency based medical education, right? जो initiative है it is supported by your Indira Gandhi Medical College Pondicherry and the State TB Cell of Pondicherry जो implement करेगा verbal autopsies for identifying causes of TB related deaths। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इंडिया का एम है, इंडिया का टारगेट क्या है, एलिमिनेट करना टीबी को बाय 2025। ठीक है, जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 का है और इंडिया का 2025 का है। फाइन, नाउ बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडियोमोलॉजी, इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर मनोज मुरेघर, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। स्टैब्लिश कब किया गया था, 1999 में। ठीक है, नेशनल मिशन कमीशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर बी एन गंगाधर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको फॉर्म किया गया था 2020 में। नेक्स्ट इज एज पर दी 74th edition of Statistical Review of World Energy released by the Energy Institute in collaboration with Kearney and KPMG, India became the world's largest biofuel consumer in 2024. As per the 74th edition of the Statistical Review of World Energy, India जो है ये आपका 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बना है 2024 में। इंडिया से पहले USA, ब्राज़ील, इंडोनेशिया ये सारे इस लिस्ट में शामिल है एंड 5th नंबर पे आपका है चाइना, और 2 कंसेक्यूटिव ईयर से इंडिया इस पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, USA, ब्राज़ील और यूरोप की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग 75% ऑफ टोटल ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल कंजप्शन जो है वो करते हैं।
ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है इट हैज एक्सपेंडेड एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 31.8% बिटवीन 2014 टिल 2024। ठीक है, एंड इंडिया का जो बायोफ्यूल कंजप्शन है ये आपका 40% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे। ठीक है, ये 2024 का डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस received the Ministry of Mines first ever 7-star rating for sustainable mining practices। तो recently 98 जो माइंस हैं उनको यहाँ पे 7 स्टार आपका एंड मतलब स्टार रेटिंग बेसिकली मिली है, जिसमें से 3 को 7 स्टार मिली है, रेस्ट जो 95 है उनको आपकी 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो क्वेश्चन इज कि 7 स्टार कौन सी माइंस को मिला है। तो ये आपकी है नावकरी लाइमस्टोन माइन, नामोंडी आयरन ओर माइन एंड कामाथ्रू माइन। तो ये आपकी 3 माइंस हैं जिनको 7 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द भारत बायोमार्कर्स ऑफ हेल्दी एजिंग रेसिलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन स्टडी टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है भारत स्टडी को। अब ये जो स्टडी है ये बेसिकली क्या है, ये क्रिएट करेगी इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस। मतलब ये लोगों पे मतलब लोगों से डेटा जो है वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल 10,000 लोग जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका सर्वे किया जाएगा, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे जो है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस आपका बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है भारत स्टडी, ये लॉन्च किया है IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च बाय द IISc बेंगलुरु और इसके प्रोजेक्ट हेड आपके रहेंगे प्रोफेसर DK सैनी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है मैप माई इंडिया पार्टनर्ड विद इंडिया पोस्ट टू इंटीग्रेट विच प्लेटफॉर्म इनटू इट्स मैप प्लस ऐप इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट माइल डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। तो रिसेंटली मैप माई इंडिया ने पार्टनरशिप किया है इंडिया पोस्ट के साथ ताकि ये इंडियन पोस्ट का डिजिपिन प्लेटफॉर्म जो है उसको इंटीग्रेट कर सके इनकी ऐप में। ठीक है, डिजिपिन क्या है, डिजिटल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिजिटल एड्रेसिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे इस चीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू दी ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज जियो सेमी एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट H1 2025, what is the India's global rank in startup funding in financial technology sector। तो अभी रिसेंटली ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जारी की है आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 की। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है इन दी स्टार्टअप फंडिंग। तो इंडिया की रैंक है आपकी 3rd, इंडिया से पहले USA पहले नंबर पे है। ठीक है, और 2nd नंबर पे आपका है UK, 3rd पे आ जाता है आपका इंडिया इन दी स्टार्टअप फंडिंग। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर C। इंडिया का जो फिनटेक सेक्टर है ये आपका फर्स्ट हाफ 2025 में कितना हो रहा है, ये आपका बढ़ा है 889 मिलियन US$ तक। ठीक है, जनवरी से जून की यहाँ पे बात की जा रही है। फाइन, और इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे इससे पहले जो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी है इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसका CMD है नेहा सिंह, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, 2012 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात करेंगे आपकी रिपोर्ट की। तो इंडिया फिनटेक सेक्टर फर्स्ट हाफ 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें अर्ली स्टेज फंडिंग जो है वो हमारी 10% से इंक्रीज हुई है एंड इट रीच टू दी 361 मिलियन US$। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए आपका सेकेंड हाफ ऑफ 2024 से, एंड 9% ये आपका बढ़ा है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि 16 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स हमें देखने को मिली है यहाँ पे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 और 45% इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। देन सीड स्टेज स्टार्टअप जो है यहाँ पे 91.2 मिलियन US$ का हमें जो है यहाँ पे फंडिंग जो है देखने को मिली है। ठीक है, देन बेंगलुरु जो है ये आपका लीड बना हुआ था फिनटेक फंडिंग में
ठीक है, विच शोज अ 55% ऑफ शेयर, मतलब टोटल जो फंडिंग हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा 55% की बेंगलुरु से हुई है और मुंबई से 14% की हुई है। ठीक है, टॉप ओवरऑल इन्वेस्टर्स जो हैं आपके पीक 15 फ्रॉम बेंगलुरु, एंजल लिस्ट जो है, एंजल लिस्ट, लेट्स वेंचर, ये सारे आपके टॉप ओवरऑल इन्वेस्टर रहे हैं। टॉप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर में पीक 15, एसएल, बेसेमर वेंचर पार्टनर्स, ये सब आपके रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सनालिटी हैज बीन इलेक्टेड एज अ सूरीनेम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बाय पार्लियामेंट इन दी जुलाई। सो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है सूरीनेम का? इनका नाम है आपका जेनिफर साइमन। ठीक है, क्या नाम है इनका? जेनिफर साइमन, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने सक्सीड किया है चंद्रिका प्रसाद चैन संतोखी। ठीक है, इन सूरीनेम की बात करें, इसकी कैपिटल है आपकी पारामरीबो, करेंसी इसकी है सूरीनमीज डॉलर। Next is recently in June, World Economic Forum announced the 2025 cohort of its technology pioneering program featuring 100 early stage companies from 28 countries. How many Indian startups were selected in this cohort? तो recently आपका जो है एक प्रोग्राम आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक कोहरट आपका अनाउंस किया है, 2025 का कोहरट। बेसिकली ये एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर से जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, उनको गाइड करता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इस बार मतलब टोटल यहाँ पे 100 अर्ली स्टेज कंपनीज को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें 10 आपकी इंडिया से हैं। ठीक है, इंडिया के 10 स्टार्टअप को यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया है। फाइन, चाइना से भी 10 कंपनीज को, देन 10 स्टार्टअप को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था 2000 में। इस साल 25 साल हो चुके हैं। ठीक है, इस बार इसकी 25th एनिवर्सरी थी इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के तहत ये क्या करता है, सपोर्ट करता है अर्ली स्टेज कंपनीज को, जैसा हमने डिस्कस किया, क्रिएट करने में ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज को, टू टैकल ग्लोबल चैलेंज एंड ड्राइव पॉजिटिव सोशिएटल इम्पैक्ट। ठीक है, नाउ इंडियन स्टार्टअप कौन कौन से इसमें शामिल हुए हैं? एक आपका अग्निकुल है, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सिनलेर, डीजी, दिगंतारा, इक्वल, एक्सपोनेंट एनर्जी, फ्राइट टाइगर, गैलेक्सी आई, सोलर स्क्वायर एंड द ई प्लेन कंपनी। ठीक है, इनको यहाँ पे इंडिया के स्टार्टअप को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है फॉर दिस प्रोग्राम। Now next आपका क्वेश्चन है, प्रोफेसर सनी थॉमस हु रिसेंटली इन अप्रैल पास्ड अवे वाज द फॉर्मर नेशनल कोच ऑफ इंडिया इन विच स्पोर्ट? तो सनी थॉमस जी, जिनका डेथ हुआ था आपका अप्रैल में, ये आपके कोच थे शूटिंग के। ठीक है, नेशनल कोच ये रहे हैं इंडिया के शूटिंग के। एंड इनके टेन्योर के दौरान जो इंडियन शूटर्स थे उन्होंने 4 ओलंपिक मेडल जो है वो जीते थे। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख पाएंगे। साथ में ही ये पहले शूटिंग कोच बने थे जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था इन द ईयर 2001। और इनका जो आपका सफर रहा था नेशनल कोच का, वो 1993 से 2012 तक आपका चला था। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। एंड वन मोर थिंग, कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम कीजिएगा एंड पैनिक मत करना। सबसे बड़ी चीज़, मतलब सबसे बड़ी गलती जो होता है वो हम लोग यही करते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं करते हम। ठीक है, तो पैनिक मत करना, अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, कल के एग्जाम के बाद अपने क्वेश्चन एंड आपका जो फीडबैक रहा है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारी मेल आईडी पे भेज सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर से ये चीज़ भेजिएगा सो दैट हम आने वाले एग्जाम्स के लिए थोड़ी और अच्छी प्रिपरेशन आपको करवा पाएँ। फाइन, सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।